तुमने मुझे अंधा कहने की हिम्मत की? ये तुम्हारे जैसे पहले साल के नए छात्रों का बर्ताव है। हयुनाह ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे फूड कोर्ट में गूंज गई। सारंग ने गहरी सांस ली और संयम बनाए रखा। वह जानती थी कि स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सीनियर होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलती का जिम्मा दूसरों पर डालें। यहाँ क्या हुआ ये सबने देखा है, तो कृपया मुद्दे को बढ़ाने से बचें। ब्योल, जो पहले ही गीली ड्रेस और शर्मिंदगी के कारण परेशान थी, थोड़ा पीछे हट गई। देखिए, उसने हल्की आवाज में कहा, यह एक हादसा था, जानबूझकर नहीं हुआ। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। ह्यूना गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन आसपास के छात्रों की निगाहें देखकर वह थोड़ा असहज हो गई। अच्छा, ये तुम्हारा पहला हफ्ता है, मैं इसे नजरअंदाज कर रही हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा, मानो दूसरों के सामने अपना रुतबा बनाए रखना चाहती हो। लेकिन अगली बार ध्यान रखना। सारंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार आप भी देख लें कि रास्ते में कौन आ रहा है। सभी ने देखा कि ह्यूना को हार माननी पड़ी। जैसे ही वह वहां से चली गई, गेउन ने धीरे से हंसते हुए कहा, शानदार जवाब, तुमने उसे अच्छे से संभाला। सारंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बस शुरुआत है, हमें सीखना होगा कि सही चीज के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। ह्यूना ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या तुम अपने सीनियर्स के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं रखते? तुम्हारी गलती है और अब इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उसने गुस्से से ब्योल की ओर इशारा किया। सारंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्मान बिल्कुल देंगे, लेकिन पहले आपको सीनियर की तरह पेश आना होगा। अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर ऐसे व्यवहार की उम्मीद मत करें। यूना की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मीना की आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। यूना, तुम्हारी ड्रेस का क्या हुआ? मीना के बोलते ही एक अजीब खामोशी छा गई। सारंग ने अपनी सांसें काबू में रखीं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि मीना से मुलाकात एक योजना के तहत होगी, लेकिन यह अप्रत्याशित था। उसके अंदर का गुस्सा फूटने को तैयार था, फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। ह्यूना ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बात कही, मीना, देखो, ये फर्स्ट ईयर के छात्र कितने बदतमीज हैं। इन्होंने मुझसे टकराकर मेरी ड्रेस खराब कर दी, और जब मैंने बात की तो मुझे अंधा और बहरा कहने लगे। मीना ने धीरे धीरे सारंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सच है? तुमने अपने सीनियर को ऐसा कहा? सारंग ने बिना झिझके जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर और आत्मविश्वास से भरी थी। हाँ, मैंने ऐसा कहा, लेकिन सच्चाई जानने से पहले किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। फूड कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े छात्र सांस रोककर इस वार्तालाप को सुन रहे थे। इसी दौरान दूर खड़े कुछ खास लोग इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उनमें से एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह बिल्कुल अप्रत्याशित है। आज के बच्चे अपने सीनियर्स का कोई सम्मान नहीं करते। उसने एनएलयू के सबसे बड़े शेयरधारक की ओर देखते हुए कहा। शेयरधारक ने शांत भाव से जवाब दिया, इसे यहीं मत रोकिए, मुझे देखना है कि यह स्थिति कैसे सुलझती है। मीना ने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए कहा, अगर आप लोगों ने गलती की है तो माफी मांगना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इससे मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में मिठास और शालीनता थी, लेकिन उसके शब्दों में एक सख्ती भी झलक रही थी। सारंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर गलती हमारी होती तो माफी मांगने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन सच को गलत साबित करना न्याय नहीं है। इस जवाब ने माहौल को और गंभीर बना दिया। मीना ने एक पल के लिए सारंग को देखा, जैसे वह उसकी बातों का वजन तौल रही हो। स्थिति धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही थी और सभी का ध्यान इस बात पर था कि अंत में क्या होगा। सारंग ने मीना की आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि जिसने गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए? उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, जो मीना को थोड़ा असहज कर गया। मीना ने अपने चेहरे पर वही प्रिय मुस्कान बनाए रखी, जिसे वह अक्सर सबको प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल, माफी मांग लेने से मामला वहीं खत्म हो जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएंगी। ब्योल ने लंबी सांस भरी। वह इस बात को और खींचना नहीं चाहती थी। सारंग, चलो इसे जाने दो।
मैं माफी मांग लेती हूँ, हमें परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन ह्यूना ने मौके का फायदा उठाते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की। सिर्फ माफी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों घुटनों के बल झुककर माफी मांगो। इससे बाकी जूनियर्स को भी सीनियर्स का सम्मान करना सीखने का सबक मिलेगा। यह सुनते ही आसपास खड़े छात्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। उन्हें लगने लगा कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे सीनियर्स के साथ उनका समय कितना मुश्किल होगा। लेकिन सारंग शांत खड़ी थी। उसने बिना किसी हड़बड़ी के ह्यूना की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर क्यों ना तुम पहले माफी मांग लो। ये सुनते ही फूड कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर कोई चौंक कर सारंग की ओर देखने लगा, जैसे वह पागल हो गई हो। क्या? मीना ने पहली बार अपनी शालीनता खोते हुए कहा। उसकी आवाज तेज और चिड़ी हुई थी। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? सारंग ने एक पल के लिए भी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। सुना था, और मैंने ये भी सुना था कि तुमने कहा कि जिसने गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए। हमने कोई गलती नहीं की, बल्कि जैसा कि हर कोई देख सकता है, हम खाने की लाइन में खड़े थे। तुम्हारी दोस्त ने लाइन तोड़ी और विपरीत दिशा में आ रही थी। तो गलती किसकी है? मीना के चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि सारंग सही थी। सारंग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीनियर होने के नाते तुम्हें नियम पता होने चाहिए? या फिर ये तुम्हारा एनएनएलयू में पहला दिन है? मीना की नजरें झुक गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के स्पष्ट भाव थे। छात्रों के बीच धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई, और कुछ तो अपनी हंसी छिपाने की भी कोशिश कर रहे थे। सारंग ने मीना के सामने हाथ जोड़ते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, और सीनियर होने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सच जाने दूसरों पर आरोप लगाएं। क्या यह पहली बार नहीं है जब तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हारे आत्मविश्वास और आदतों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मीना स्तब्ध खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सामने उसकी इज्जत यूं दांव पर लग जाएगी। सारंग की इस चालाकी भरी प्रतिक्रिया ने छात्रों को हंसने का मौका दे दिया, और मीना, जो अब तक हर किसी की प्रशंसा का केंद्र थी, पहली बार अपने अंदर एक असहायता महसूस कर रही थी। वह कौन है? मीना ने मन ही मन सोचा। पहले साल में ही इतनी हिम्मत? यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मीना अपनी योजना के ध्वस्त होने पर भीतर ही भीतर उबल रही थी। उसने सोचा था कि जूनियर्स को घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाने का ये छोटा सा नाटक उसे वरिष्ठों का रक्षक साबित करेगा। लेकिन अब स्थिति उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। सारंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है गलती करने वाले को माफी मांगनी चाहिए, है ना? उसने हयूना की ओर इशारा करते हुए अपनी बात जोड़ी। तुमने हमें घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा था। अब चलो, हमें तुम्हारी माफी सुनने दो। वैसे भी हम भूखे हैं और ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहते। सारंग की आंखों में सदी हुई गंभीरता थी, जिसने ह्यूना को सहमने पर मजबूर कर दिया। उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई और चेहरा पीला पड़ गया। मीना, जो अभी तक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, अपने भीतर का गुस्सा दबाते हुए बोली, इसे और ज्यादा मत खींचो। ये मत भूलो कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ पढ़ना है। अगर तुमने यही रवैया रखा तो तुम्हारे लिए एनएलयू में रहना मुश्किल हो सकता है। सारंग ने मीना की धमकी पर ठहाका लगाया। ओह, तो तुम धमका रही हो? मैंने सुना था कि एनएलयू एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन अब लगता है कि यहाँ तुम्हारे जैसे विशेष छात्र भी हैं। उसने जानबूझकर विशेष शब्द पर जोर दिया। उसकी व्यंग्यात्मक बातों ने वहां खड़े छात्रों के बीच एक हलचल पैदा कर दी। हर कोई अब मीना और उसकी तथाकथित नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने लगा। सारंग ने आगे कहा, तुमने तो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पूरा नाटक रचा था, है ना? तो अब बताओ, मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम्हें यह ध्यान कैसा लग रहा है? मीना का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उसने अपनी असफल योजना को सुधारने की कोशिश करते हुए मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने मुझे गलत समझा। मेरा मतलब था कि हमें एनएलयू में एक शांतिपूर्ण और दोस्ताना माहौल बनाए रखना चाहिए। उसने ह्यूना की ओर इशारा किया। हम अपनी गलती मानते हैं और माफी मांगते हैं। ह्यूना ने अपने होंठ खोले। मम, मुझे खेद है। मीना ने तुरंत जोड़ा, सॉरी। लेकिन सारंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रुको, हम तुम्हारी दिखावटी माफी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कृपया माफी शब्द को अपना महत्व बनाए रखने दो। उसने अपनी बात खत्म करते हुए मुड़कर कहा, चलो ब्योल गेउन, अब और वक्त बर्बाद मत करो।
हम खाना खाने आए थे, ड्रामा देखने नहीं। ब्योल और गेउन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, क्या ये वही लड़की है जिसे स्कूल में डरपोक कहा जाता था? क्या ये वही लड़की है जो पहले मुश्किल से अपनी बात कह पाती थी? फूड कोर्ट से बाहर निकलते हुए वे पिल्लों की तरह चुपचाप सारंग के पीछे पीछे चल रहे थे। पीछे मीना और ह्यूनाह के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी हो। पहली बार मीना ने अपमान का यह कड़वा स्वाद चखा था। तो सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? यह आवाज फूड कोर्ट में गूंजते ही प्रिंसिपल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सिर घुमाकर देखा कि यह टिप्पणी एनएलयू के सबसे बड़े शेयरधारक सुंगजिन की ओर से आई थी। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन सीनियर्स को उचित चेतावनी दूंगा। मुझे खेद है कि आपको यह सब देखना पड़ा। सुंगजिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिना कोई और बात कहे अपने सहायक के साथ कैंपस छोड़ दिया। कार में बैठे सुंगजिन का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब चमक थी। रियर व्यू मिरर में उनकी मुस्कान देखकर सहायक लगभग कार का संतुलन खो बैठा। सहायक ने सोचा, यह पहली बार नहीं है जब मैंने सर को मुस्कुराते देखा है, लेकिन इस बार यह मुस्कान असली लग रही है। यह वैसी नकली मुस्कान नहीं है जो वे अक्सर दिखाते हैं। यह दिलचस्प है। सुंगजिन ने अपनी फाइल बंद की और हल्की हंसी के साथ फुसफुसाए, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिलचस्प घटना उनकी दुनिया को किस तरह बदलने वाली है। अगले दिन जब सारंग अपनी कक्षा में पहुंची तो हर ओर से छात्रों की उत्सुक निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वह उनकी तीव्र दृष्टि से असहज महसूस कर रही थी। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सारंग ने अपनी सीट पर खुद को सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। ब्योल ने उसके गाल थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद ये फूड कोर्ट में कल जो हुआ उसकी वजह से है। मुझे उनकी नजरों में कुछ भी गलत नहीं लग रहा, बल्कि ये प्रशंसा की नजर लगती है। केयुन ने सहजता से कहा, प्रशंसा की नजर? सारंग ने उसकी बात पर हंसते हुए सिर हिलाया जैसे उसे यकीन ही न हो। सारंग। सारंग लगभग अपनी सीट से गिर पड़ी जब किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। उसने देखा कि एक लड़का तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और उसके सामने हांफते हुए खड़ा हो गया। कल तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मीना जैसी घमंडी लड़की के सामने इस तरह खड़ा हो सकता है। सच कहूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उसने एक ही सांस में सब कह डाला और सारंग को उसकी बातें समझने में एक पल लगा। सारंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लड़का थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने अपना हाथ हिलाते हुए पूछा, हेलो, कोई घर है? सारंग ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसके सवाल पर लड़के का चेहरा लटक गया। उसने आश्चर्य से कहा, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? क्या मुझे तुम्हें जानना जरूरी है? सारंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ समय के लिए संदेह में सिकुड़ गई। शायद वह उसे पहले कहीं देख चुकी थी। लड़के ने अपनी छाती पर हाथ रखा जैसे वह अपमान से घायल हो गया हो। सारंग, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम एक हफ्ते से एक ही क्लास में हैं और तुम अब भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं। अब सारंग को याद आया। वह चेहरा उसे हल्का सा परिचित लग रहा था। उसने गेन की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, मुझे यह लड़का ब्योल का मेल वर्जन क्यों लगता है? इस पर ब्योल ने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी। मैं सुन सकती हूँ सारंग। लड़के ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, चलो मैं खुद को फिर से परिचित कराता हूँ। मैं चैन वू हूँ, तुम्हारा सहपाठी। चलो दोस्त बने। सारंग ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर सीधा सा जवाब दिया, मुझे क्यों करना चाहिए? चानवू को ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा यूके में पूरी की थी, लेकिन जब उसने हाई स्कूल में बमुश्किल पास किया तो उसके पिता ने उसे तुरंत एनएलयू में पढ़ने के लिए वापस बुला लिया। उसे लगा था कि उसका कॉलेज जीवन उबाऊ रहेगा, लेकिन फूड कोर्ट की घटना ने उसकी धारणा बदल दी। वह मीना जैसी नकली और घमंडी लड़कियों से नफरत करता था और सारंग की स्पष्टता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ था। वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसका सीधे इनकार सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। चानवू, तुम कब तक खुद को शर्मिंदा करते रहोगे? उसके दोस्त जेसुक ने उसे उसके सिर पर हल्का सा थड़ मारते हुए टोका। मुझे तुम्हारी बेवकूफी के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जेसुक ने चैनवू को पीछे खींचते हुए कहा, चलो उसे चैन की सांस लेने दो। ब्योल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, वाह,
वह लड़का बहुत हैंडसम है। गेयुन ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब चैन वू है? नहीं, दूसरा लड़का। वह बहुत प्यारा है। मुझे यकीन है कि वह मेरी नियति है, ब्योल ने जेसुक की ओर इशारा करते हुए कहा। गेयुन ने सिर हिलाते हुए तंज किया, तुम्हारी नियति? तुम्हारी उम्र जितनी बार बदली है उतनी ही बार तुम्हारी नियति भी। अगर वह सूची में जुड़ गया तो वह तुम्हारी आठवीं नियति होगी। नहीं, इस बार मैं गंभीर हूं। ब्योल की आंखों में चमक थी। गेयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं। उम्मीद है तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें मिल ही जाएगा। उसी समय उसकी नजर सारंग पर पड़ी और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने देखा कि सारंग कितनी शांत और स्थिर थी, लेकिन उसके दिल में कांगहवान का अक्स अभी भी मौजूद था। गेयुन ने मन ही मन सोचा, सारंग ने कांगहवान के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा लगता है जैसे वह उसके जीवन से पूरी तरह गायब हो गया हो, लेकिन वह अपनी तकलीफ भूलकर हम दोनों के लिए हमेशा मजबूत बनी रहती है। तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। सारंग ने गेयुन के माथे को छूते हुए चिंतित स्वर में पूछा। गेयुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं ठीक हूं, बस आभारी हूं कि हम सब एक साथ हैं। ब्योल ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारी प्यारी गेयुन, तुम इतनी गंभीर क्यों हो रही हो? सब ठीक है। मैं गंभीर नहीं हूं, और अब मुझसे दूर हटो, गेयुन ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा। तभी क्लासरूम में अनाउंसमेंट हुआ, सारंग, कृपया प्रिंसिपल के ऑफिस में आइए। ब्योल और गेयुन तुरंत उठ खड़ी हुई, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सारंग के क्लास से बाहर जाते ही चैनवू की भौहें संदेह से ऊपर उठ गई। क्या तुम्हारे पास कोई अंदाजा है कि यह सब क्यों हो रहा है? जेसुक ने उससे फुसफुसाते हुए पूछा। चैनवू ने धीरे से सिर हिलाया और कलम को उंगलियों के बीच घुमाने लगा। इस बीच सारंग ने प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा हल्के से खटखाया। अंदर आओ, एक गंभीर आवाज आई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि कमरे में मीना और ह्यूना पहले से मौजूद थीं और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। तुम सारंग हो, है ना? प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। सारंग ने चुपचाप सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? प्रिंसिपल की आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। सारंग की नजर मीना और ह्यूना पर गई, जो अब भी संतोषजनक मुस्कान लिए उसे देख रही थीं। क्या ये कल की घटना से संबंधित है? उसने हल्की झिझक के साथ पूछा। तुमने सही अनुमान लगाया, प्रिंसिपल ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम पहले साल की छात्रा हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय तुम अपने सीनियर्स से उलझ रही हो। तुम्हें पता भी है कि इस घटना से हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी हुई है। निदेशक मंडल के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सारंग ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास था। कौन सोच सकता था कि एक साधारण बहस इतनी बढ़ जाएगी और प्रिंसिपल और निदेशक मंडल तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह डांट खा रही थी तब मीना और ह्यूना मुस्कुरा क्यों रही थीं। तुम तीनों को सजा भुगतनी होगी। अगले 1 महीने तक तुम बास्केटबॉल कोर्ट और बगीचे की सफाई करोगे, प्रिंसिपल ने फैसला सुनाया। सारंग ने चुपचाप राहत की सांस ली कि उसकी दोस्त ब्योल और गेउन इस परेशानी से बच गए। मिस्टर चैन, ह्यूना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं कि हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने ही लड़ाई शुरू की थी और अब उसकी वजह से हमें इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सारंग ने मन ही मन उसकी अभिनय क्षमता को सराहा। ह्यूना, रो मत, मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मिस्टर चैन, आप हम दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। हम एनएलयू के टॉप स्टूडेंट्स हैं। हमारी छवि पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि हम पहली साल की छात्रा के साथ ऐसी हरकत करेंगे? कल फूड कोर्ट में जो भी हुआ उसका हर कोई गवाह है। इस लड़की ने ह्यूना को धमकाना शुरू किया और जब मैंने उससे माफी मांगने को कहा तो उसने हमें अपमानित करना शुरू कर दिया। मीना की आवाज में ठहराव और आत्मविश्वास था। मैंने अपने पिता से भी इस घटना का जिक्र किया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि आजकल के छात्र अपने सीनियर्स का सम्मान करना भूल गए हैं। मीना की बातों में झूठ था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि वह सच लग रही थी। सारंग ने मीना की बात सुनते ही अपने दिमाग में उठ रहे सवालों को रोकने की कोशिश की। क्या तुम्हें वाकई अपने अमीर पिता को यहां लाना जरूरी है?
कौन जानता है कि तुमने अपनी कहानी को किस हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा, जैसा कि अब कर रही हो। सारंग ने यह सोचते हुए हल्के से अपनी आंखें घुमाई। सारंग, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? प्रिंसिपल की आवाज ने कमरे की सन्नाटा तोड़ दिया। सारंग ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। मुझे पता है कि मैं जो भी कहूंगी वह शायद उचित नहीं लगेगा। हमारी वजह से कॉलेज का नाम बदनाम हुआ और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो भी सजा आप तय करेंगी मैं उसे स्वीकार करूंगी, उसने विनम्रता से कहा। प्रिंसिपल को उसके आत्मविश्वास और ईमानदारी में कुछ सच्चाई दिखी और उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। लेकिन तभी दरवाजा तेजी से खुला और सब चौंक गए। आप उसे सजा नहीं दे सकते, उसने कोई गलती नहीं की है, चानवू लगभग चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। सारंग हक्की रह गई। उसके पीछे ब्योल, गेउन और जेसुक खड़े थे। यह सब मेरी वजह से हुआ है, ब्योल ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने गलती की थी और सीनियर्स को भड़काया। सारी समस्या मेरी वजह से शुरू हुई थी। उसके तुरंत बाद गेउन ने उसका समर्थन किया और मैंने भी बात को बढ़ाया। सीनियर्स को हमारी वजह से गुस्सा आया। सारंग का इसमें कोई दोष नहीं था। चानवू ने भी कदम बढ़ाया। मैं वहां थी और मेरे दोस्तों ने जो कहा वह सच है। मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूं। सारे ध्यान अब जेसुक की तरफ मुड़ गए, जो अब तक चुप था। उसने थोड़ा असहज होकर अपना सिर खुजलाया। मैं बस यहां खड़ा हूं। सारंग ने चुपचाप प्रिंसिपल की तरफ देखा। उसके दोस्त अब उसके सामने दीवार की तरह खड़े थे, जैसे उसे किसी भी आरोप से बचाने के लिए दृढ़ हों। मिस्टर चान ने थकान में अपना माथा रगड़ा। तुम सब क्या हो, मानव डाल? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई युद्ध का मैदान है? तुम उसे बंदूक की गोली से बचा रहे हो या क्या? यह सुनकर सभी ने एक लाइन में खड़े होने का निश्चय किया। प्रिंसिपल ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, ठीक है, सजा में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अब तुम सब इसे साझा करोगे। तुम्हें 1 महीने तक बास्केटबॉल कोर्ट, बगीचे की सफाई करनी होगी। चानवू की नजरें एक पल के लिए संकुचित हो गई, लेकिन प्रिंसिपल की अगली बात ने माहौल को हल्का कर दिया। हालांकि तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं इसे 1 हफ्ते तक हटा देती हूं, लेकिन याद रखना अब से कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्योल लगभग खुशी से जेसुक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन गेउन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस्टर चान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब जा सकते हैं, लेकिन आगे से यह सुनिश्चित करो कि कोई और समस्याएं न खड़ी हों। मीना और ह्यूना ने गुस्से में एक दूसरे को देखा। उनकी चाल विफल हो चुकी थी और वे मन ही मन तय कर रही थीं कि सारंग को सबक सिखाने का दूसरा मौका जरूर मिलेगा। मीना और ह्यूना अपनी असफल योजना से बुरी तरह झुंझला रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी चाल उल्टी पड़ जाएगी और वे खुद प्रिंसिपल की नजरों में गिर जाएंगी। धन्यवाद मिस्टर चान, उन्होंने जल्दीबाजी में कहा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलने लगीं। हॉलवे में जाने के लिए जैसे ही वे मुड़ीं, अचानक आवाज ने उन्हें रोक दिया। मीना, ह्यूना, रुको। मिस्टर चान की सख्त आवाज ने उनके कदम रोक दिए। मीना ने एक शांत मुस्कान के साथ पलटकर देखा। सजा कम करने के लिए धन्यवाद मिस्टर चान। मैं अपने पिता से आपके लिए कुछ अच्छे शब्द कहूंगी। उसकी मुस्कान में विश्वास और चालाकी का मेल था। उसे यकीन था कि उसके पिता के प्रभाव ने ही सजा को कम किया है। मिस्टर चान ने गहरी सांस लेते हुए उसकी बात को ठंडे स्वर में काट दिया। मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझा है। मैंने सजा तुम्हारी वजह से कम नहीं की। मैंने उनकी ईमानदारी की वजह से ऐसा किया जो सच में सराहनीय थी। मुझे पता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सच था। जब तुमने लड़ाई शुरू की थी तब मैं वहीं था। मीना और ह्यूना का चेहरा सफेद पड़ने लगा। मिस्टर चान ने अपनी बात जारी रखी। निदेशक मंडल, जिसे तुमने डराने की कोशिश की, वे वास्तव में वरिष्ठों से निराश थे, प्रथम वर्ष के छात्रों से नहीं। इसलिए यह भरम मत पालो कि मैंने तुम्हारे पिता की वजह से ऐसा किया। हाँ, वह निदेशक मंडल का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे झूठे शब्द उनके नाम को खराब कर सकते हैं। अपनी चालाकियों से अपने पिता की प्रतिष्ठा को और शर्मिंदा मत करो। अब तुम जा सकती हो। मीना की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने अपने वर्षों की मेहनत से जो नाम कमाया था वह एक झटके में बर्बाद हो गया हो। वह चुपचाप खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर सदमे की परछाई साफ छलक रही थी। ह्यूना ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने मीना का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे कमरे से बाहर ले गई।
बाहर निकलते ही ह्यूना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये सब उन प्रथम वर्ष के बच्चों की वजह से हुआ है। वे खुद को क्या समझते हैं? उसकी आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट थी। मीना ने धीरे धीरे अपने होश संभाले। उसकी आंखों में दृढ़ता और गुस्से की चमक लौट आई। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा, दिन अभी हमारे सामने हैं, मैं उन्हें देख लूंगी। जो हमारी राह में आएगा उसे पछताना पड़ेगा। ह्यूना ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके के चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण था। दोनों ने तय कर लिया था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे कक्षा में वापस जाने के बजाय बगीचे में चले गए। अब ये बताने की कृपा करें कि आप कक्षा में होने के बजाय प्रिंसिपल के कार्यालय में क्या कर रहे थे? सारंग ने आंखों में सख्ती और हाथों को सीने पर क्रॉस करते हुए पूछा। सारंग के कक्षा से बाहर जाते ही ब्योल और गेउन एक दूसरे को देखकर असहज हो गए। अचानक गेउन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मैम, ब्योल बीमार है। ऐसा लगता है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसकी आवाज में घबराहट थी। ब्योल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं बीमार हूं? उसने अपनी तर्जनी उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। गेउन उसकी ओर झुकी और धीमे स्वर में कहा, हाँ, तुम बीमार हो। अब वही करो जिसमें तुम माहिर हो। हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही, ब्योल ने नाटकीय अंदाज में कहा और फर्श पर गिर गई। मैम, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, चैन वू ने जल्दी से कहा और जे सुक को साथ खींच लिया। प्रोफेसर ने गंभीरता से सिर हिलाया और उन्हें जाने दिया, क्योंकि उसे छात्रों की सुरक्षा का ख्याल था। कक्षा से बाहर निकलते ही उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर वे तेजी से प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर भागे। वहां की बातचीत सुनकर उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने बीमारी का नाटक किया। सारंग ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। उसकी नजर चैन वू और जे सुक से मिली। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूं, उसने ईमानदारी से कहा। चैन वू ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे दोस्त बनने के बारे में क्या ख्याल है? सारंग खामोश रही। वह चाहती थी कि वह उसका दोस्त बने, लेकिन अतीत के जख्म उसे रोक रहे थे। नए दोस्तों का मतलब था नए जोखिम, और वह फिर से दुख सहने से डरती थी। चैन वू ने उसकी झिझक समझ ली। जल्दी मत करो, तुम्हारे पास जितना समय चाहिए ले लो। मैं इंतजार कर सकती हूँ, मुझे इंतजार करना आता है। सारंग ने राहत की सांस ली। वह उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। शायद एक दिन वह ब्योल और गेउन के अलावा दूसरों को भी अपने दिल में जगह दे पाएगी। बास्केटबॉल कोर्ट पर सजा के दौरान सारंग ने दूसरों के साथ मिलकर झाड़ू उठाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही अजीब हैं? मास्क और सनग्लास पहनकर झाड़ू लगाने आई हैं? ब्योल ने सफाई करते हुए अचानक रुककर पूछा। मीना ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ छलक रही थी। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि मुझे इन पहले साल के बच्चों की वजह से यहाँ काम करना पड़ रहा है। ह्यूना ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए जवाब दिया। अरे मीना, इतना परेशान मत हो। देर सवेर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो। मीना ने सिर झटकते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो, पर अभी ये सब सहना मुश्किल लग रहा है। ब्योल ने उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। लगता है हम सभी यहाँ अपने अपने तरीके से सजा काट रहे हैं, उसने धीरे से कहा, झाड़ू को फिर से उठाते हुए। कुछ घंटे बीतने के बाद कुछ छात्र जूस और स्नैक्स लेकर बास्केटबॉल कोर्ट में दाखिल हुए। वाह मीना, देखो तो सही, तुम्हारे प्रशंसक यहाँ आ गए हैं, ह्यूना ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ताकि पहले साल के छात्र सुन सकें। उन्हें पता होगा कि तुम्हें कितनी भूख लगी होगी। देखो, तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाए हैं। कितना ख्याल रखते हैं ये तुम्हारा। मीना ने नाखुशी से भौं चढ़ाई। ये दिखावा है, गेउन ने मुंह बिचकाते हुए ह्यूना की ओर मुक्का मारने का इशारा किया। मुझे सच में भूख लगी है, ब्योल ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कराहते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, जे सुक ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया। ये सुनकर सारंग और गेउन की हंसी छूट गई। मीना धीमे कदमों से स्नैक्स लेने के लिए छात्रों के पास गई। उसने मीठे शब्दों में कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। वह हल्की मुस्कान देकर ऐसे झुकी जैसे पहली बार किसी ने उसे उपहार दिया हो, लेकिन छात्रों ने स्नैक्स पीछे कर लिए।
उनमें से एक बोला, यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? मीना की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये किसके लिए है? हमारी देवी के लिए। छात्रों ने बिना एक पल रुके कहा और मीना को नजरअंदाज करते हुए सारंग की ओर बढ़ गए। ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने जूस और स्नैक्स सारंग को थमाए। मेरे लिए? सारंग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। छात्रों में से एक ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारी याद नहीं है ना? चैन वू ने उसकी ओर झुककर उसका कंधा पकड़ा। सारंग, प्लीज, अपने सहपाठियों को कैसे भूल सकती हो? उसने हल्के से उसे झकझोरा। ओह, माफ करना। सारंग ने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने सचमुच उन्हें पहचानने की कोशिश भी नहीं की। लड़की, पहली नजर में मैंने तो उन्हें पहचान लिया। गेउन ने हल्की झुंझलाहट में सिर हिलाया। सारंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने छात्रों को धन्यवाद दिया। सच में शुक्रिया। मैं इसे बहुत प्यार से खाऊंगी। हे भगवान, देखो मेरी देवी मुझ पर मुस्कुराई। एक लड़के ने अपने दोस्त का कंधा पकड़कर कहा और लगभग गिरने ही वाला था। सिर्फ तुम पर ही नहीं, बेवकूफ। चैन वू ने उसे खींचते हुए उसे संतुलन में रखा। सारंग की सरलता और विनम्रता देखकर सभी छात्र प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि उसने सीनियर्स के साथ सम्मान से पेश आते हुए और बिना किसी शिकायत के अपनी सजा स्वीकार की थी। ये देखकर उनके दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। जब छात्रों को पता चला कि सारंग बास्केटबॉल कोर्ट की सफाई कर रही है, तो उन्होंने उसे खुश करने के लिए ये छोटा सा तोहफा दिया। सारंग ने मुस्कुराकर उनकी दयालुता की सराहना की। एक लड़की ने धीरे से झिझकते हुए सारंग की ओर एक टिश्यू बढ़ाया। ये लो, तुम इससे अपना पसीना पोंछ सकती हो। सारंग ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। शुक्रिया, तुम बहुत प्यारी हो, उसने कहा। लड़की की आंखों में चमक आ गई, मानो उसने दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सचमुच इसकी जरूरत थी, सारंग ने विनम्रता से टिश्यू लेते हुए कहा। लड़की की आंखें चमक उठी और वह हल्की सी मुस्कुराई। ये उसके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वह मुश्किल से ही सस्ते टिश्यू खरीद पाई थी। क्या तुमने इस टिश्यू को देखा? सस्ता ब्रांड है, ठीक उसकी ड्रेस की तरह। ह्यूनाह ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। ये सुनते ही लड़की का चेहरा उतर गया। उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर आए। इस लड़की को मैं सबक सिखाऊंगी। ब्योल ने तुरंत गुस्से में ह्यूना की तरफ बढ़ते हुए मुक्का मारने का इशारा किया। रुको ब्योल, सारंग ने शांत रहते हुए उसे रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और ह्यूना की तरफ देखा। ह्यूना, मुझे लगता है कि तुम अपने पिता के पैसे का दिखावा करने में इतनी व्यस्त रहती हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि छोटी छोटी चीजें किसी को कितनी बड़ी खुशी दे सकती हैं। ये टिश्यू सस्ता हो सकता है, लेकिन इसका मूल्य वही जान सकता है जिसे इसकी जरूरत हो। और इस लड़की ने इस पल में मेरी जरूरत को समझा। ये टिश्यू मेरे लिए किसी ब्रांडेड चीज से कम नहीं है। राहगीर अपनी नाक क्यों घुसा रहे हैं जबकि प्राप्तकर्ता इससे खुश है? सारंग के शब्द सुनकर यूना एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ बनाए रखते हुए बोली, तुम सस्ते टिश्यू पर भाषण क्यों दे रही हो? और मीना के साथ बाहर चली गई। सारंग ने जाते हुए मीना पर एक संदिग्ध नजर डाली। मीना, जो अब तक आश्चर्यजनक रूप से चुप थी, बस बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। यूनजंग, लड़की जिसने टिश्यू दिया था, अपनी लाल आंखें छिपाने की कोशिश करते हुए हल्के से हकलाते हुए बोली, थैंक यू। सारंग ने उसकी ओर एक मुस्कुराहट के साथ देखा। उन जोकरों की बातों को दिल पर मत लो। मायने रखता है तुम्हारा शुद्ध दिल और उस टिश्यू के पीछे का ख्याल। बाकी सब सिर्फ शोर है। उसने प्यार से यूनजंग की आंखों से आंसू पोंछे। तुम सचमुच मेरी देवी हो, कृपया मुझसे शादी कर लो। ब्योल ने नाटकीय अंदाज में घुटनों के बल बैठते हुए हाथों में जूस पकड़कर कहा। सारंग जोर से हंस पड़ी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अस्वीकार करती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो कोई और जलन महसूस कर सकता है। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ जे-सुक की तरफ देखा। जे-सुक तुरंत शर्म से लाल हो गई। वह जानती थी कि सारंग ने यह मजाक क्यों किया। चैन वू ने गहरी मुस्कान के साथ यह सब देखा। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरा उससे दोस्ती करने का फैसला बिल्कुल सही था। तो मेरा क्या, मेरी देवी? जीहून, जो पहले बेहोश हो गया था, ने उत्साह से पूछा, तुम अभी भी यहाँ हो? चैन वू ने झुंझलाते हुए उसकी ओर देखा और हल्के से लताड़ते हुए कहा,
दफा हो जाओ। देवी, हम फिर मिलेंगे, जीहुन ने जोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों के साथ भाग गया। यह आदमी, चैनवू ने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। चिंता मत करो, अपने दोस्तों को ऐसे पागलों से बचाना मेरा कर्तव्य है। चैनवू ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई और मुस्कुराया। सारंग उसकी हरकत पर हल्के से हंसी और फिर यून जंग की ओर मुड़ी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोमल स्वर में पूछा। यून जंग, लड़की ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। टिश्यू के लिए शुक्रिया, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। सारंग ने उसे अपनी विशिष्ट गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। यूनजंग का चेहरा खिल उठा। वह सिर हिलाते हुए मुस्कुराई और दौड़ते हुए चली गई। वाह, मेरी छोटी बच्ची बड़ी हो गई है। लगता है अब उसकी शादी का समय आ गया है, गेउन ने नकली आंसू पोंछते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। सच में, मैं पहले से ही अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, ब्योल ने भी नाटकीयता का प्रदर्शन करते हुए कहा। बंद करो ये नाटक, चलो अपना काम खत्म करते हैं। सारंग ने हल्की हंसी के साथ दोनों को हल्के से धक्का दिया। एक हफ्ता बीत गया और उनकी सजा आखिरकार समाप्त हो गई। सारंग ने इस दौरान अपने सहपाठियों से करीबी रिश्ता बना लिया। उसने उनकी पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया, जिससे ब्योल और गेउन हैरान थे, क्योंकि वे उसकी उच्च आईक्यू क्षमता को पहले से जानते थे। चैन वू और जे सुक भी अब सारंग के दोस्त बन गए थे। सारंग ने उन्हें टालना बंद कर दिया और उन्हें अपने दिल के करीब आने दिया। उसने पहली बार नए दोस्तों को स्वीकार करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। दूसरी ओर मीना और ह्यूना ने यह तय किया कि वे पहले साल के छात्रों से डिपार्टमेंट फेस्ट में निपटेंगी। अब देखते हैं इस बार वे कैसे बच पाते हैं, मीना ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। बियोम सोक ने गहरी आवाज में एक रिपोर्ट पढ़ी। सारंग, उम्र 18। उसके पिता श्री सोकमिन देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उसकी मां का निधन तब हुआ जब वह सिर्फ 3 साल की थी। वर्तमान में वह अपने पिता और बड़े भाई सोकचान के साथ रहती है। 2 महीने पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने खुद पर रासायनिक प्रयोग किया था। इसके 2 सप्ताह बाद उसकी सगाई कांग परिवार के दूसरे बेटे से टूट गई। 1 महीने पहले उसने NALU विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के छात्र के रूप में प्रवेश लिया। वह अपने 2 दोस्तों ब्योल और गेउन के साथ रहती है। सुंगजिन ने रिपोर्ट सुनने के बाद अपनी कुर्सी पीछे झुका ली। रासायनिक प्रयोग और वह कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा है? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। रिपोर्ट के अनुसार वह किसी भी विषय में मुश्किल से पास हुई, लेकिन उसे रसायन विज्ञान में गहरी रुचि थी। मुझे नहीं पता उसे अपना मेजर बदलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, बियोम सोक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो अचानक तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? बियोम सोक ने उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, सुंगजिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ओह हाउ, मैं ये तुम्हारे सहायक के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पूछ रहा हूं। हर कोई जानता है कि तुमने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया। यहां तक कि तुम्हारा परिवार भी सोचता था कि तुम समलैंगिक हो, और अब अचानक तुम्हें एक कॉलेज की लड़की में दिलचस्पी हो गई है। क्या यह अजीब नहीं है? बियोम सोक ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक किया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सुंगजिन ने उसकी तरफ ठंडी निगाहों से देखा। अगर तुमने और सवाल पूछे तो मैं तुम्हारे पिता को फोन करके कहूंगा कि वे तुम्हें वापस बुला लें। नहीं, ऐसा मत करना। बियोम सोक ने तुरंत अपने सिर को जोरों से हिलाया। बियोम सोक, जिसने अपने पिता के दबाव को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था, जानता था कि सुंगजिन के पास ऐसा करने की शक्ति है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक वफादार दोस्त और सहायक खो दोगे। बियोम सोक ने पिल्ला जैसी आंखों के साथ जवाब दिया। सुंगजिन ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, बियोम सोक वाकई एक वफादार दोस्त था। क्या तुम्हें कोई और जानकारी मिली? सुंगजिन ने धीरे से पूछा और बियोम सेक के पास से सोफे की ओर बढ़ा। नहीं, बस इतना ही, बियोम सेक ने जवाब दिया, लेकिन चुपके से राहत की सांस ली कि उसे यहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, जेबम के आदमियों से कहो कि वे उसकी देखभाल करें, सुंगजिन ने शांत स्वर में कहा। बियोम सेक स्तब्ध रह गया।
युवा गुरु, क्या आप भूल गए कि जे बम के परिवार ने सदियों से केवल आपकी सेवा करने की शपथ ली है? उसकी आवाज में हल्की घबराहट झलक रही थी। जे बम के पूर्वज मार्शल आर्ट के अद्वितीय योद्धा थे। वे पीढ़ियों से सुंगजिन के परिवार के अटूट सेवक रहे थे। ये विचार कि सुंगजिन उन्हें किसी और की रक्षा के लिए भेजे, अकल्पनीय था। बियोमसेक के मन में अचानक एक विचार कौंधा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताइए कि आप उससे प्यार करने लगे हैं। सुंगजिन ने उसे घूरा। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे बारे में बेतुकी कहानियां गढ़ने के अलावा कोई और काम नहीं है। अपनी कल्पनाओं को लगाम दो, उसने सख्त आवाज में कहा। अगर ऐसा नहीं है तो आप जेबम से उसकी सुरक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल अजीब है। बियोमसेक ने नाटकीयता के साथ अपने हाथ उठाए। बस, मैं उसके बारे में उत्सुक हूं, सुंगजिन ने शांत भाव से उत्तर दिया। उत्सुक? आप? बियोमसेक ने अविश्वास में भौहें उठाईं। महान ठंडे दिल वाले रोबोट सुंगजिन एक 18 साल की कॉलेज की लड़की के बारे में उत्सुक हैं? यह तो इतिहास का सबसे बड़ा उल्टाफेर होगा। सुंगजिन ने अपनी भेदक नजरों से उसे चुप कर दिया। क्या तुम मेरी पीठ पीछे ऐसे ही बातें करते हो? बियोमसेक को उसकी ठंडी आवाज सुनकर अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी जे बम को कॉल करता हूं। वह तुरंत अपने फोन की ओर लपका और राष्ट्रपति के कार्यालय से लगभग भागता हुआ बाहर निकल गया। सुंगजिन ने रिपोर्ट को हाथ में लिया और फिर से पढ़ा। जब उसने सारंग की अस्पताल में भर्ती होने की वजह पर नजर डाली तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो यह है तुम्हारा तरीका अपनी असली कहानी को छिपाने का, उसने खुद से बुदबुदाया। कृपया यहां प्रतीक्षा करें, मैं श्री चोई से दस्तावेज ले आता हूं, बियोमसेक ने कैफे के बाहर इशारा करते हुए कहा। सुंगजिन ने कैफे के अंदर कदम रखा। उसने एक हॉट अमेरिकनो का ऑर्डर दिया और खिड़की के पास बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने बंद मेल्स को पढ़ने लगा। तभी उसने एक अस्पष्ट रोने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा। कैफे के कोने में 3 लड़कियां खड़ी थीं और उनके सामने चौथी लड़की घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी और वह माफी मांग रही थी। मुझे सच में खेद है। मुझे पता है कि मैंने आपको चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण। वह लड़की अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आंसू उसकी आवाज को रोक रहे थे। सुंगजिन ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उत्सुकता थी। वह सोचने लगा कि लोग अपने दर्द और पछतावे को छिपाने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। सुंगजिन के सामने कैफे के कोने में एक विचित्र लेकिन गहन दृश्य था। मैंने ही किसकी शुरुआत की? उसने मुझे किस नहीं किया, बल्कि मुझे दूर धकेल दिया, रोती हुई लड़की ने कांपते हुए कहा। लेकिन तुम भाग गई, इसलिए तुम्हें पूरा सच नहीं पता। सुंगजिन ने ईमेल पढ़ने से नजरें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्कूल के बच्चे एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं, उसने सोचा और फिर अनदेखा करने का प्रयास किया। तभी लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि तुम आत्महत्या करने की कोशिश करोगी। मैं इन दिनों सो नहीं पा रही हूँ। हर रात बुरे सपने आते हैं। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आत्महत्या? सुंगजिन का ध्यान तुरंत उनकी ओर गया। उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं जो स्थिति के बावजूद शांत दिख रही थी। वह दुबली पतली थी, उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा और चेरी रंग के प्राकृतिक होंठ। उसके चेहरे पर नाराजगी का कोई निशान नहीं था, बल्कि शांति और समझदारी की झलक थी। सुंगजिन ने गहरी रुचि के साथ यह नाटक देखने का फैसला किया। उसने अपने फोन को जेब में रख दिया और गर्म अमेरिकनों का घूंट लेते हुए अपनी कुर्सी पर आराम से झुक गया। उस शांत लड़की ने अचानक घुटनों के बल बैठी माफी मांगने वाली लड़की को गले लगा लिया। कोई बात नहीं, उसने धीरे और स्थिर स्वर में कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समस्या मुझ में थी। जिस लड़के को मैंने 10 सालों से प्यार किया, उसने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा। जब उसने मुझे अनदेखा किया तो मैंने हार मान ली और वो कदम उठाने का फैसला किया। वह रुकी, माफी मांगने वाली लड़की को और कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम खुद को दोष मत दो। मैं अब उससे आगे बढ़ चुकी हूं। उसने गले से अलग होते हुए अपने आंसू पोंछे। सुंगजिन ने गहरी सांस ली। ये लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है? क्या ये एक मजबूत मानसिकता का परिणाम है
या उसने इस दर्द को सहने के लिए गहन प्रयास किए हैं? तभी उसकी दोस्त ने आग्रह किया, हमें वादा करो कि तुम फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। उस लड़की जिसका नाम उसने बातचीत के दौरान सारंग सुना था, ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं कि अब से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीऊंगी। सुंगजिन ने यह सुनते ही राहत की एक हल्की सांस ली। उसकी आंखों में अनजाने ही उस लड़की के लिए सम्मान जाग उठा। जब वह विमान में बैठा, तब भी उसके विचार सारंग और उसकी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसकी प्रतिक्रिया और आत्मस्वीकृति ने उसे गहराई तक प्रभावित किया। बियोम सेक, सुंगजिन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, जिससे बियोम सेक चौंक गया। जी, युवा गुरु। बियोम सेक ने सतर्क होकर जवाब दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं, मुझे ईमानदारी से जवाब चाहिए। बियोम सेक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई लड़की जिसे तुम 10 सालों से प्यार करते हो और जिससे तुम्हारी सगाई भी हो चुकी हो, तुम्हारे सामने किसी और को चूम ले, इससे तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगो। लेकिन सुंगजिन ने रुककर बियोम सेक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। बियोम सेक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, लेकिन अगर वो लड़की ऐसा करती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुझे कभी प्यार ही नहीं करती थी? शायद मैं दुखी होता, लेकिन आत्महत्या। उसने मुस्कुराकर हल्का लहजा अपनाया। मैं किचन में घुसकर 2 केक खा लेता और किसी दूसरी लड़की को ढूंढने निकल पड़ता। सुंगजिन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। तुम्हारे जवाब दिलचस्प हैं, बियोम सेक। बियोम सेक ने सिर खुजलाते हुए कहा, युवा गुरु, आप इन दिनों अजीब सवाल पूछने लगे हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि आपने मेरे जवाब को दिलचस्प कहा। सुंगजिन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने आप से कहा, कुछ लोग दर्द में भी इतनी ताकत कहां से लाते हैं? सुंगजिन की आंखें खिड़की से बाहर टिक गई, लेकिन दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था। क्या होगा अगर वह आदमी दोषी महसूस करे और माफी मांगे? क्या आप उसे माफ कर देंगे? बियोम सेक ने अपने सामान्य अंदाज में तुरंत जवाब दिया, हाँ, उसके सपनों में। मैं उसे उसकी गलती का सही मतलब समझाऊंगा। उसने मेरी लड़की को पाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोला, मानो पहले से ही अपने कल्पनाशील बदले की योजना बना रहा हो। सुंगजिन ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वह शांति से बोला, तो तुम दूसरे आदमी पर गुस्सा करोगे, है ना? बिल्कुल, मैं उसे ठीक से मजा चखाऊंगा। लेकिन बियोम सेक अचानक रुक गया। अरे, तुम्हारा सवाल ही अजीब है। और क्या तुम मुझे कोस रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं सिंगल हूं, तो मैं ऐसी स्थिति में क्यों रहूंगा? उसने खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए जवाब दिया। सुंगजिन उसकी शिकायतों को अनसुना करते हुए गहरी सोच में खो गया। उसके दिमाग में सारंग की छवि बार बार घूम रही थी। वह कैसे इतनी शांति से उस व्यक्ति को माफ कर सकती थी? उसने उस लड़के के लिए जो 10 साल समर्पित किए थे, वे पल क्या मायने नहीं रखते थे? क्या होगा अगर पीड़ित व्यक्ति ने क्रोध छोड़कर माफी देकर अपराधी को नया जीवन जीने का अवसर दिया? सुंगजिन ने फिर सवाल किया। बियोमसेक ने झुंझलाते हुए कहा, क्या हम अभी भी इसी मुद्दे पर अटके हुए हैं? तुम जानते हो कि मैं सिंगल हूं, मैं लड़की नहीं हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है। उनकी बहस में एक महिला यात्री जो उनके पास बैठी थी, बीच में बोल पड़ी, मुझे खेद है कि मैं आपकी बातचीत सुन रही थी, लेकिन क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? सुंगजिन ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, इजाजत देते हुए। महिला ने धीरे धीरे कहा, शायद वह उसे माफ कर सकती है, क्योंकि वह अब उससे जुड़ी हर भावना को खो चुकी है। उसने अपना दिल पूरी तरह से बंद कर लिया है। जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया, वह कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसे वह प्यार करती थी। 10 सालों तक उसने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, उसने उसे अविश्वास और दर्द का अनुभव दिया। इसलिए अब वह केवल उस व्यक्ति को माफ कर सकती है जिसने उसे चोट नहीं दी, लेकिन उस व्यक्ति को माफ करना जिसने उसका भरोसा तोड़ा, शायद असंभव हो। महिला के शब्द सुंगजिन के दिमाग में गूंजने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने इतनी स्पष्टता से उसकी उलझन को शब्दों में पिरोया था। 1 महीने बाद सुंगजिन का काम उसे एनएलयू वापस ले गया। वह कंप्यूटर विज्ञान विभाग के लिए फंडिंग पर चर्चा करने आया था। यह वही जगह थी जहां से उसने स्नातक किया था
और जहां उसके पास विश्वविद्यालय के अधिकतर शेयर थे। वह मीटिंग के बीच था जब उसकी नजर अचानक सारंग पर पड़ी। वह कुछ छात्रों के साथ खड़ी थी, एक समस्या पर चर्चा कर रही थी। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, लेकिन उसके सुझाव प्रभावशाली और व्यावहारिक थे। सुंगजिन ने एक पल के लिए ठहरकर उसे गौर से देखा। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत दृढ़ता थी, जैसे वह खुद से किए गए वादे को हर हाल में निभाना चाहती हो। उसने उसके हल करने के तरीके को देखा और एक बार फिर उसकी सहजता और बुद्धिमत्ता ने उसे अचंभित कर दिया। शायद वह उतनी कमजोर नहीं है जितना मैं सोचता था। शायद वह मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। सुंगजिन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसके मन में उठे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगे। सुंगजिन ने सारंग के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश देने के बाद अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर पर एक बार फिर नजर डाली। तस्वीर में धूप की हल्की किरणें सारंग के चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान जैसे किसी गहरी अनकही कहानी को बयान कर रही हो। तुम कौन हो सारंग? उसने धीमे स्वर में खुद से सवाल किया। क्या तुम वाकई वही कमजोर लड़की हो जिससे मैं 2 महीने पहले मिला था, या फिर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे मैं समझ नहीं पाया? 2 महीने पहले की वह मुलाकात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उस समय उसे लगा था कि सारंग एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान है, लेकिन अब उसने जो देखा वह उस पहली छवि से बिल्कुल अलग था। फूड कोर्ट में उसका आत्मविश्वास और समस्या को संभालने का तरीका, हर चीज ने सुंगजिन को चौंका दिया था। ब्योमसेक उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने उस दिन लड़कियों की लड़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों ली। तुम्हारा ये जासूस मिशन सिर्फ संयोग नहीं है ना? सुंगजिन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तस्वीर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे ये मानने में वाकई मुश्किल हो रही है कि कोई इतना बदल सकता है, या शायद मैं ही उसे समझ नहीं पाया। ब्योमसेक ने ठंडी आह भरी और मजाकिया लहजे में कहा, तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो, लेकिन एक लड़की को समझने के लिए इतने उलझे हुए हो। हैरानी है कि तुम्हारी चतुराई यहां काम नहीं आती। सुंगजिन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए तस्वीर पर अपनी उंगलियां फिराईं। उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। क्या यह केवल जिज्ञासा है? उसने खुद से पूछा, या कुछ और? ब्योमसेक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ये खुजली सिर्फ उत्सुकता नहीं है, मुझे पता है। सुंगजिन ने पहली बार हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा। शायद, लेकिन मेरे पास अभी इसे जानने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए मैं केवल देखना चाहता हूं कि वह वाकई कौन है। तस्वीर में सारंग की मुस्कान जैसे उसके दिल में किसी गहरी हलचल को जगा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह भावना क्या थी, लेकिन यह उसकी हर सोच पर हावी हो रही थी। जेबम से कहो कि वह ध्यान से काम करे, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। ब्योमसेक ने जवाब में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सब बस एक शुरुआत थी। सुंगजिन के लिए यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो उसके भीतर की भावनाओं को, जो उसने वर्षों से दबा रखी थी, पहली बार चुनौती दे रहा था। सुंगजिन ने तस्वीर पर आखिरी बार नजर डाली और मन ही मन सोचा, सारंग, क्या तुम वाकई धूप की तरह हो, इतनी चमकदार कि मैं करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।